ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कंप्यूटर के अंदर तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हम पढ़ ही चुके हैं और सॉफ्टवेयर में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहला चल रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला चल रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में कितने प्रोग्राम लिखवाए थे मैंने आपको? 5 प्रोग्राम लिखवाए थे। सबसे पहला प्रोग्राम था ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड प्रोग्राम था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड था लैंग्वेज ट्रांसलेटर और फोर्थ था यूटिलिटी प्रोग्राम और पांचवा था डिवाइस ड्राइवर। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो इसके अंदर पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ओएस भी कहते हैं और ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इससे समझाता हूँ आपको। आपको यहाँ पर ये 5 पॉइंट बनाने हैं इस तरीके से। देखिए 5 बॉक्स बनाए मैंने, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले क्या होता है? आप 4 ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सबसे ऊपर में देखो क्या है? यूजर है। यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाता है या जो चलाता है, जो कंप्यूटर को चलाता है वो होता है यूजर। ठीक है, बनाने वाले को तो प्रोग्रामर कह सकते हैं आप। तो यूजर कौन है? जो कंप्यूटर को यूज करता है, जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है, हार्डवेयर को यूज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूजर। ठीक है, यूजर के अंदर आता है एप्लीकेशन। क्या आता है? एप्लीकेशन। ठीक है, इसको मैंने ऐसे भी कर रखा है इधर, और इसको मैंने इधर से भी ऐसे कर रखा है। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको भी मैंने ऐसे ऊपर कर रखा है, नीचे कर रखा है, इधर से ऊपर कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है हार्डवेयर। ये एरो क्या दर्शाएगी पता है आपको? बताओ, ये एरो क्या दर्शाएगी? यूजर क्या करता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर क्या करता है? फिर एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन किसके पास जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर जाता है हार्डवेयर के पास, फिर हार्डवेयर वापस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर एप्लीकेशन, फिर यूजर के पास। मतलब एक साइकिल चलती रहती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष प्रकार का एक प्रोग्रामों का समूह होता है। मतलब कि अपन कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के विभिन्न रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के सभी प्रोग्रामों को, सभी ऑपरेशंस को क्या करता है? क्रियान्वित करता है।
प्रोग्रामों का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर के संसाधनों जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट आदि काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मुख्य कार्य क्या है? लिख सकते हैं मुख्य कार्य क्या है इसका? मुख्य कार्य पहला इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का। पहला काम क्या है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का। दूसरा काम क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का। और तीसरा काम क्या है इसका? प्रोग्रामों को मैनेज करना। प्रोग्रामों को मैनेज करना। और चौथा काम क्या है? यहां लिख रहा हूं चौथा काम, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है वैसे? बूटिंग कहलाता है। मतलब कि बूटिंग काम करना किसका होता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर एवं कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या कराता है? इंटरफेस का काम कौन करता है? यहां लिख रहा हूं इधर, यूजर और कंप्यूटर के बीच क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं कि इंटरफेस प्रदान करता है। इंटरफेस, ठीक है। कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर एवं कंप्यूटर के मध्य जब इंटरफेस प्रदान करता है तो इसे यूजर एवं कंप्यूटर के लिए गाइड भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद यूजर की जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जो इंफॉर्मेशन देता है यूजर, उनको कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य कड़ी, ब्रिज, पुल, सेतु के रूप में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के लिए निर्देश एवं डाटा को मशीनी भाषा में बदलता है। यूजर के दिए निर्देश को डाटा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो हम इनपुट देते हैं तो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम इनपुट देते हैं, लेकिन इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलती हैं। इसका मतलब जो यूजर डेटा देता है ना, जो इनपुट देता है, उसको क्या करता है? मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कार्य को करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यह कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के उपकरणों से किस प्रकार कार्य करवाना है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यह क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। तो ये लाइन भी लिख सकते हैं आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करने के लिए, चलाने के लिए क्या उपलब्ध कराता है? चलाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है।
MS विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स इस क्वेश्चन का और जवाब एंड्रॉइड, कमेंट बॉक्स ये में सारे देना मैं है आपको आपको लिखवा चुका हूँ। कि इसका और ये आंसर किसके उदाहरण हैं? क्या आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरणों में आते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये किसके उदाहरण हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, MS विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉइड OS। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 प्रकार से बांटा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को के प्रकार अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला, दूसरा, और इसमें आप ABC लिख लेना, A, B और C। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक तो होता है इसमें कार्य के आधार पर, यूजर इंटरफेस के आधार पर, यूजर के उपयोग के आधार पर। तो 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? कार्य के आधार पर, इंटरफेस के आधार पर, और तीसरा हो गया यूजर के उपयोग के आधार पर, मतलब कि उपयोग मतलब यूज के आधार पर। ठीक है ना, यूज के आधार पर। तो पहला क्या है? कार्य के आधार पर। पहला क्या है? कार्य के आधार पर। दूसरा क्या है? इंटरफेस के आधार पर। और तीसरा क्या होगा? यूज के आधार पर। तीन हो गए, कार्य के आधार पर, इंटरफेस के आधार पर और यूज के आधार पर। कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। तो यहां लिख रहा हूं मैं इसको, कार्य के आधार पर कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का। कौन कौन सा है 8 प्रकार का? सबसे पहला आएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब कि एक से ज्यादा प्रोग्राम जिसमें होते हैं, तो पहला उसको बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, पहला है मल्टी प्रोग्रामिंग OS। पहला क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब कि एक से ज्यादा अगर प्रोग्राम है तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। उसके बाद मल्टी टास्किंग। उसके बाद क्या है? मल्टी टास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद तीसरा क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग के बाद चौथा आता है मल्टी शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूट। चौथा क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है रियल टाइम। सातवां आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने हो गए? 7 हो गए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक और लिख लो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां लिख लो इसको, बैच
ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितने हो गए, 8। पहला क्या है, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने हो गए, 8 हो गए। 8 को याद रखना है आपको। देखो पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समान कार्य को बैच या ग्रुप में पूरा किया जाता है। इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको ग्रुप में पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप में पूरा करने के लिए इसका नाम क्या पड़ा है, बैच। इसको ग्रुप में पूरा किया जाता है, पहली बात। ठीक है, इसको किस में पूरा किया जाता है, ग्रुप के अंदर। ठीक है, ग्रुप में पूरा करने के लिए इसका नाम क्या पड़ा है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। इसके लिए बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर, बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही कार्य करता है। मतलब कि एक टाइम में एक कार्य, एक बार में एक कार्य, एक कार्य करता है। ठीक है, दूसरी बात ये आ गई आपकी। तीसरी बात क्या है इसके अंदर, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर को अपने दूसरे कार्य के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक यूजर द्वारा दिया गया पहला कार्य पूरा नहीं हो। मतलब कि एक बार में एक कार्य, कहने का मतलब ये है, किसी जॉब की प्रोसेसिंग फेल हो जाने पर बेच की बाकी जॉब को अज्ञात समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर एक बार फेल हो गया, दोबारा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। तो खास तौर से मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हो, वहां पर इनका यूज होता है। मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता। अब मानवीय हस्तक्षेप का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब कि दूसरा व्यक्ति इसमें टांग नहीं अड़ा सकता। ठीक है, की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद इसका प्रयोग यूज कहाँ किया जाता है, पेरोल बनना, सांख्यिकी विश्लेषण और बिल प्रिंट करना। इसके एग्जाम्पल क्या है, पेरोल बनाना, अपन बिल प्रिंट करते हैं ना कई बार, बिल प्रिंट करना, बिल प्रिंट करना, वहां पर इनका यूज होता है। ठीक है, दूसरा नंबर आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकते हैं। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक से अधिक प्रोग्राम, एक से अधिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब प्रोग्राम हाल ही में सीपीयू का उपयोग ना कर रहा हो तब दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है।
इसी प्रकार पहला एवं दूसरा प्रोग्राम वर्तमान में सीपीयू का उपयोग ना कर रहा हो तो तीसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब कि अगर मान लो एक व्यक्ति कार्य कर रहा है और एक व्यक्ति का कार्य नहीं हुआ तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, अगर दूसरा व्यक्ति का कार्य नहीं हुआ तो तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, अगर तीसरा व्यक्ति का कार्य नहीं हुआ तो चौथा व्यक्ति आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये n कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? n कार्य कर सकता है। जब किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूर्ण हो जाता है तो जब उसका प्रिंट लिया जा रहा होता है तो प्रोसेसर खाली बैठने के स्थान पर ऐसे दूसरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रारंभ कर देता है जिसमें प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें संपूर्ण प्रोग्रामों के क्रियान्वयन में लगने वाला समय कम हो जाता है। इसका मतलब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर n को प्रिंट आउट लेना है तो मतलब कि फोर्थ अगर काम नहीं कर रहा है तो n काम कर सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? यहां तक नहीं आई? इसमें क्या है, एक बार में कार्य करेगा। ठीक है, इनमें एक से अधिक काम प्रोग्राम बना सकता है, कार्य कर सकता है, मतलब एक से अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है, तीसरा आता है, तीसरा कौन सा है? मल्टी, तीसरा कौन सा है? मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक समय पर एक ही मशीन के रिसोर्स को शेयर करके उस पर अनेक कार्य करने को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक समय पर एक ही मशीन के रिसोर्स को शेयर करके उस पर अनेक कार्य करने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग के अंतर्गत एक से अधिक कार्य एक ही सीपीयू के द्वारा एक साथ पूरे किए जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि एक सीपीयू एक से अधिक कार्य कर सकता है। एक सीपीयू एक से अधिक कार्य। कार्यों को पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं? MTOS कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? एक से अधिक कार्यों को एक सीपीयू करे। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से अधिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ग्रुप में, मतलब ग्रुप जो होता है वो बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर होता है, एक बार में एक कार्य करे उसे कहेंगे बैच ऑपरेटिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से अधिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे उसे कहेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग, एक सीपीयू एक से अधिक कार्य को एक बार में करे तो उसे कहेंगे मल्टीटास्किंग। इसमें प्रोसेसर शक्तिशाली होता है कि वह सभी कार्यों को एक बार एक साथ संभाल लेता है, किसी कार्य को निश्चित समय में पूरा करता है। उसके बाद प्रोसेसर मुख्य मेमोरी में किसी दूसरे प्रोसेस को निष्पादित करने लग जाता है। उसके बाद फोर्थ आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ क्या आता है? मल्टी प्रोसेसिंग, नाम से ही पता चल रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा बताओ? एक बार में एक साथ प्रोसेसिंग करके अगर पूरे कार्य को वो खत्म कर देता है तो वो कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को क्रियान्वित कर रहे हेतु दो या दो से अधिक प्रोसेसरों को आपस में जोड़कर उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने प्रोसेसरों को जोड़ा जाता है? इसमें दो प्रोसेसरों को जोड़ा जाता है, दो प्रोसेसर। ठीक है, दो प्रोसेसर को, मतलब कि दो सीपीयू को कहने का मतलब, भाई प्रोसेसर का मतलब क्या है? सीपीयू है। दो प्रोसेसर जोड़कर काम किया जाए या क्या की जाए, या प्रोसेसिंग की जाए, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं?
मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा एक से अधिक प्रोग्रामों को एक ही प्रोग्राम को कई भागों में बांटकर एग्जीक्यूट किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग को पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि बराबर में दो जोड़े जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग भी इसको कह सकते हैं। मल्टी मतलब कि मल्टी प्रोसेसिंग का दूसरा नाम हो गया पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 5वां नंबर क्या आता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू के द्वारा अनेक कार्यों को एग्जीक्यूट किया जाता है। सीपीयू लगातार एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच करता रहता है, जिसके कारण यूजर को तेजी से रेस्पॉन्स मिलता है। मान के चलो एक यूजर ए है और एक यूजर बी है, दोनों यूजर को किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्वांटम टाइम प्रदान किया जाता है। क्वांटम टाइम, जब यूजर कमांड देता है तो कुछ सेकंड के रेस्पॉन्स में ही उनके कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि सीपीयू ने यूजर के लिए ऑपरेशन के लिए शेड्यूलिंग की होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्विक रेस्पॉन्स मिलता है एंड सीपीयू का आइडल समय कम रहता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो वो तुरंत आपको जवाब देता है। इसमें आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह किसको रहे हैं अपन, इनपुट को, आउटपुट को और मेमोरी को। तो कहने का मतलब अगर आप ज़्यादा मेमोरी रखते हैं सीपीयू के अंदर, बढ़िया प्रोसेसर रखते हैं, तो उतनी ही आपकी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बढ़ेगी, मतलब कि जल्दी काम करेगा वो। तो उसके बाद सबसे पहला, इसमें कई यूजर्स होते हैं जो टर्मिनल कहलाते हैं, इंटरेक्टिव मोड में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनल किसे कहेंगे, इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है टर्मिनल। टर्मिनल वन प्लस यूजर, मतलब कि एक से अधिक यूजर को क्या कह सकते हैं आप, इसमें टर्मिनल कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एक से अधिक यूजर को हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनल कह सकते हैं। उसके बाद आता है टाइम स्लाइस, या जिसको क्वांटम टाइम भी कह रहे हैं। ये क्या है, प्रत्येक यूजर को संसाधनों के साझा उपयोग हेतु दिया गया समय होता है, इस समय को क्वांटम टाइम कहते हैं। क्वांटम टाइम फिर समझ लो क्या होता है, प्रत्येक यूजर को संसाधनों के साझा उपयोग हेतु दिया गया समय, प्रत्येक यूजर को क्वांटम टाइम। सेकंड डेफिनेशन आती है इसके अंदर क्वांटम टाइम। क्वांटम टाइम ये क्या होता है, कोई भी यूजर है, अगर उसको आप सभी संसाधनों के साथ साझा करके उसमें समय दे रहे हैं, मतलब कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं और मैं आपको साथ में लेकर चलूं और मैं आपको साथ साथ टाइम दूं, तो ये क्या है, क्वांटम टाइम कहलाएगा। मतलब कि सबको साझा करके टाइम देना। ठीक है, अगर मैं अकेले अकेले को टाइम दूं तो वो क्वांटम टाइम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तीसरा आता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है, आप मान लो कोई भी इनपुट दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, अगर आपने कोई इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद अगर आपको आउटपुट मिलता है ना, क्या मिलता है, आउटपुट, तो उसमें जो यहाँ टाइम लगेगा ना, इस टाइम को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, टर्न अराउंड टाइम। समझ में आ गई मेरी बात। अगर आपने इनपुट दिया 5+5 कीबोर्ड की सहायता से, आउटपुट आपको मिल रहा है मॉनिटर की सहायता से, मतलब कि 10, 5+5 10, तो उसमें जो टाइम लगा ना आपको, उस टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, स्वेपिंग। स्वेपिंग क्या होता है,
इसमें मेमोरी के सही उपयोग के लिए प्रोग्राम का वह हिस्सा ही मुख्य मेमोरी में रखा जाता है जो प्रोग्राम क्रियान्वयन हेतु जरूरी हो। यह प्रक्रिया स्वैपिंग कहलाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसके अंदर? स्वैपिंग। स्वैप करना, क्या करना? स्वैपिंग। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट हो गए। पहला टर्मिनल, दूसरा क्वांटम टाइम, तीसरा टर्न अराउंड टाइम और चौथा आता है स्वैपिंग। स्वैपिंग को मेन मेमोरी में रखा जाता है, मतलब कोई मुख्य चीज होती है उसको मेन मेमोरी में रखते हैं, वही क्या कहलाती है? वही क्या कहलाती है? स्वैपिंग कहलाती है। क्लियर? स्वैपिंग का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या आता है? छठा नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को भौतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर स्थित कंप्यूटर्स के मध्य बांटा जाता है। जब कई सारे कंप्यूटर्स किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो मतलब कि अनेक कंप्यूटर्स क्या करते हैं, ध्यान से समझो, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स किसकी सहायता से? ये मोबाइल मान सकते हो, कंप्यूटर्स इंटरनेट की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से अपनी बातों को या डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा। ठीक है, करते हैं। यह प्रणाली क्या कहलाती है? यह है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। बात आगे समझ में नहीं आई? ठीक है, यह है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि रिमोट अर्थात वायरलेस, ठीक है, अर्थात एक यूजर दूर स्थित दूसरे सिस्टम में रखे डाटा को रिमोटली एक्सेस करके कार्य को खत्म कर देता है, वो कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम 7वां नंबर आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है? किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक डेडिकेटेड प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो केवल वही कार्य करता है जिस कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये वही कार्य करेगा जिसके लिए डिजाइन किया गया है। जैसे एक टीचर आपने सेलेक्ट किया, अगर वो मैथ पढ़ाता है तो मैथ के लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो मतलब विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम होता, ऑपरेटिंग सिस्टम है विशेष प्रकार का, विशेष मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वही काम करेगा, वही कार्य करेगा जिसके लिए क्या किया गया है, जिसके लिए क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, जिस कार्य के लिए डेवलप किया गया है, जिसके लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये मुख्य कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन कपड़ों को वॉश करने हेतु बनी है,
तो ये कपड़ों को वॉश करने का काम ही करेगी। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने की मशीन। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आम मनुष्य की दैनिक दिनचर्या में भी बहुत अधिक प्रयुक्त होता है। जैसे मैं आपको बताऊं डिजिटल कैमरा, जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं आप इसमें, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या करेगा, वो फोटो खींचेगा, सिर्फ वीडियो बनाएगा। और क्या करेगा, जैसे वॉशिंग मशीन, जैसे और क्या हो सकता है, स्टॉप वॉच आपने सुनी होगी, ठीक है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। एम्बेडेड सिस्टम का हार्डवेयर माइक्रो कंट्रोल पर आधारित होता है। ये छोटी चिप होती है जो सीपीयू की तरह काम करती है। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी आदि शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद 8वां नंबर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो दो प्रकार का होता है। एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने प्रकार हो गए इसके, दो प्रकार हो गए। लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है आप समझने की कोशिश करो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि न केवल कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किए गए परिणाम को निर्धारित करता है, बल्कि एक निश्चित या बताए गए समय में ही तुरंत परिणाम प्रदान करता है। इस तरह के सिस्टम अधिक मात्रा वाले हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम अर्थात वास्तविक समय पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं, वास्तविक समय पर कार्य, मतलब कि कहने का मतलब जिस टाइम आपको कहा है ना उस टाइम पर ही करेंगे, ऐसा नहीं कि कल कल कर देंगे। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम उसी टाइम पर कार्य करते हैं जिस टाइम जो टाइम दिया होता है। ठीक है, तो इनकी कहने का मतलब जो इनके अंदर वो होता है रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होता है। कहने का मतलब अगर हम कहें कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग तुरंत करते हैं, ठीक है, इसमें रेस्पॉन्स टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय की महत्ता बहुत अधिक हो, समय का महत्व बहुत अधिक हो। ठीक है, मिसाइल सिस्टम जहां एक निश्चित समय में मिसाइल को लॉन्च करना होता है, तो आपने सुना होगा इसका उदाहरण मिसाइल के लिए जो भी मिसाइल बनाते हैं ना, मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें, मिसाइल सिस्टम, मिसाइल जब छोड़ी जाती है ना तो तुरंत छोड़ी जाती है वो। तो इसका एक ये सिंपल सा उदाहरण है मिसाइल सिस्टम। ठीक है, मिसाइल को कहने का मतलब समय की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तुरंत उसको छोड़ना होता है। इसलिए आपने देखा होगा अभी चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना। तो चंद्रयान 3 लॉन्च में मिसाइल का सिस्टम होता है, उसको तुरंत टाइम से छोड़ा जाता है, तो वहां पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर आपने देखे होंगे। ठीक है, उपग्रहों का संचालन अभी मैंने आपको बताया, रेलवे आरक्षण, ऐसे थोड़ी है कि एक दिन बाद आपको टिकट चाहिए, तुरंत चाहिए, ट्रेन आने वाली है 10 मिनट बाद, आपको टिकट चाहिए, वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद चिकित्सा के अंदर आपको पर्ची आज कटवानी है, कल थोड़ी कटवाएंगे अपन,
मतलब कि कल तक कटवाएंगे मर जाएगा मरीज। उसके बाद ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है आप बताओ, आप दिमाग लगाओ कि सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। टाइम लगता है क्या? नहीं लगता। यहां आपने क्या किया, मरीज की एंट्री की, और जहां पर आपको इमरजेंसी में वार्ड में भर्ती करना है वहां पर वो सारी चीजें क्या चली जाएंगी, वहां पर चली जाती हैं। तो सॉफ्ट कॉपी में वो होता है। हार्ड कॉपी में क्या होता है कि आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी और जगह जगह घूमना पड़ेगा, इसलिए आपको टाइम लग जाता है, वहां दो वहां दो, मतलब कई जगहों पर देनी पड़ती है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब और हार्ड कॉपी का मतलब, आज का टाइम जो है ना वो सॉफ्ट कॉपी रियल टाइम का जमाना है। मतलब कि मैं आपसे कहूं कि पहले आप इनको कॉपी में लिखो, कोई भी नोट्स को लिखोगे आप, लेकिन एक क्या होता है कि आज डिजिटल बोर्ड पर तुरंत लिख जाता है और तुरंत उसकी पीडीएफ बन जाती है जो पढ़ाया आपने। वो क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। एक आप कॉपी में लिखोगे तो मतलब एक तरीके से प्रिंट कर दिया आपने, लिख दिया, तो वो क्या है, एक हार्डवेयर की तरह, एक हार्ड कॉपी की तरह काम करेगा। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में यही फर्क है जो यहाँ पर सॉफ्ट रियल टाइम में और हार्ड रियल टाइम में फर्क है। बात आगे समझ में। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम को जल्दी कर सकते हैं और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में काम को धीमा करते हैं। तो आज हमने सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके 8 प्रकार जाने, कौन कौन से, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विशेष प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वही कार्य करेगा जिसके लिए डेवलप किया गया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इनकी डिटेल आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, यूजर इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है यूजर उपयोग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ये बाकी जो हैं 2 बचेंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।